हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ की टेस्ट सीरीज से टेस्ट 6, जो कि आपका 23 फरवरी 2021 को लिया गया था। 23 फरवरी 2021 को टेस्ट 6 लिया गया था मैथ की टेस्ट सीरीज से। रीड की टेस्ट सीरीज जो कि आपकी चल रही है, जिसमें टेस्ट 6 लिया गया था आपका विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र आपका टॉपिक था सांख्यिकी से। तो इसमें 15 क्वेश्चन आपको दिए गए, उन 15 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारी रीड की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड टेस्ट सीरीज के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो उस प्लेलिस्ट में आप लोग सभी पेपर्स जो हैं वो देख सकते हैं, और साथ में प्रत्येक पेपर का आंसर भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो वहाँ से भी आप वो देख सकते हैं, आंसर भी क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, मूव करते हैं हमारे टेस्ट की ओर। तो टेस्ट शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए भरपूर मटेरियल अवेलेबल है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो रीड का लगभग सिलेबस जो है साइंस मैथ का मेरे द्वारा कंप्लीट करवा दिया गया। बहुत कम टॉपिक जो है वो पेंडिंग है, और बहुत जल्द वो भी पूरे करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा जनरल साइंस, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करें तो जनरल साइंस के सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, और इसके अलावा जीके भी मेरे द्वारा अपलोड किया जा रहा है, जिसके बहुत जल्द मैं रेगुलर वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। और साइंस और मैथ की टेस्ट सीरीज़ के अलावा हम लोग लैंग्वेज की टेस्ट सीरीज़ और साइको की टेस्ट सीरीज़ भी बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मैं पुनः कहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए कंटिन्यू मटेरियल जो है वो अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो मूव करते हैं हम हमारे आज के टेस्ट के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो जिसमें पहला क्वेश्चन था, दिया गया आलेख चित्र है। तो आप देख रहे हैं, दिया गया आलेख चित्र आपको मैंने बताया था, कॉलम जो होते हैं अगर उन कॉलम में गैप नहीं होता तो वो चित्र आयत चित्र होता है। अगर उनमें गैप आ जाए तो फिर उसको हम स्तंभ चित्र बोलते हैं। तो अभी जो दिया गया आलेख चित्र था वो आयत चित्र। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक विमीय चित्र है। एक विमीय चित्र, एक विमीय चित्र। तो एक विमीय चित्र जो होता है, वो स्तंभ चित्र जो है वो एक विमीय चित्र है। आयत चित्र द्विविमीय है, वर्ग चित्र भी द्विविमीय है, पाई चित्र भी द्विविमीय है। तो ये आयत चित्र भी द्विविमीय होता है, वर्ग चित्र भी द्विविमीय होता है, और पाई चित्र भी द्विविमीय होता है। स्तंभ चित्र जो है वो एक विमीय होता है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका ऑप्शन आएगा सी, स्तंभ चित्र या दंड चित्र या बार चित्र। जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ इनमें से, तो वो आपका ऑप्शन सही होगा। अब चले हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें आपको एक इस तरह का ग्राफ दिया गया, और कहा गया कि इस ग्राफ को आप लोग समझें। इसमें खर्च और आय दोनों दी हुई हैं। आय जो है वो डॉट से प्रदर्शित की हुई है, ये आय है, ये जो आय आपको दिखाई हुई है ये आय है, ये आय दिखाई हुई है डॉट वाली। और खर्च जो है वो स्टार से, यानी ये खर्च दिखाया हुआ है, ये यहाँ स्टार अंकित किए हुए हैं। तो ये लाइन जो है खर्च वाली है, और ये लाइन आय वाली है। अब इस ग्राफ को देखने के बाद आपके पास पहला प्रश्न था, किन 2 वर्षों का कुल खर्च वर्ष 1992 की आय के बराबर था। पहले तो वर्ष 1992 देख लें, ये 1992 वर्ष हो गया, 1992। तो इसमें आय देख लें, तो ये आय है 450 और 500 के बीच में, 450 और 500 के बीच में, यानी आय जो है वो 475 करोड़ रुपए है। 475 करोड़ रुपए आय है, 475 करोड़ रुपए आए। अब किन 2 वर्षों का कुल खर्च, तो 2 वर्षों का कुल खर्च जो हो 475 करोड़ हो। पहला ऑप्शन दिया गया 87-88। तो आप लोग 1987 का खर्च देखें तो 300 करोड़ है, 1988 का खर्च देखें तो 250 करोड़ है। 300 करोड़ और 250 करोड़ को जोड़ें तो ये 550 करोड़ हो गया, जबकि वो 475 करोड़ था, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 1987, 1987 का कुल खर्च जो है वो 300 करोड़ है। 1989 का कुल खर्च सवा 200 करोड़ है, 200 और 250 के बीच में 250 करोड़ है। तो ये 300 करोड़, ये 250 करोड़, तो ये बन गया 550 करोड़, जबकि ऊपर 475 करोड़ था, तो ये भी गलत हो गया। 1988-89, तो 1988 देखें तो 250 करोड़ है, 1989 देखें तो 250 करोड़ है। तो ये 1988 में 250 करोड़ खर्च था,
1989 में 225 करोड़ खर्च था, तो यानी टोटल खर्च हो गया 475 करोड़। तो ये 1992 की आय के बराबर हो गया। 1992 में आई थी 475 करोड़ और 1988-89 में खर्च होगा 475 करोड़। तो इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन में जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा सी। तो यानी 1988-89 का जो खर्च था वो 1992 की आय के बराबर था। उसके बाद वर्ष 1989 में 1988 की तुलना में खर्च में कितने प्रतिशत कमी आई। तो 1989 में खर्च देखें, खर्च वाला लाइन ये है। 1989 में खर्च है 225 करोड़। अब 1988 में खर्च कितना था? 1988 में खर्च था 250 करोड़। 250 करोड़ खर्च था। तो 1988 में था 250 करोड़, 1989 में होगा 225 करोड़। तो खर्च में कमी आई 25 की। खर्च में कमी आई 25 की। किसकी तुलना में? 1988 की तुलना में कमी निकालनी है। तो 25 की कमी आई 1988 की तुलना में अगर निकालें तो 1988 में खर्च था 250 करोड़ इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 10%। तो यानी 1988 की तुलना में 1989 में 10% की कमी आई। तो इस प्रकार फोर्थ में आपका आंसर आ जाएगा ए। दिए गए वर्षों में कुल कितने वर्ष का खर्च इन वर्षों के औसत खर्च से अधिक रहा। तो पहले तो सारे वर्षों का आप औसत खर्च निकालें, सारे वर्षों का औसत खर्च निकालें। जैसे ये देखें आप, यहाँ 1987 में 300 करोड़ है, 1988 में 250 करोड़ है, 1989 में 225 करोड़ है, 1990 में अगर आप देखें तो 400 करोड़ है, 1991 अगर हम देखें तो 175 करोड़ है, 1992 अगर देखें तो 400 करोड़ है। अब इनका औसत निकालो। 300 और 200 500 और 200 700 और 400 1100 और 1 1200 और 400 1600, 1675 और 25 1700, 1750, टोटल बन गया 1750। तो कितने सालों में? 87 88 89 90 91 92, 1750 बना कितने? 6 सालों में। 87 1 88 2 89 3 90 4 91 5 और 92 6। तो 1750/6 अगर करें तो 6 दूनी 12, बचा 5 55, 9 को 6 से मल्टीप्लाई 54, बचा 1 10, 6 एकम 6, यानी लगभग औसत आ गया 291 करोड़। 291 करोड़ एवरेज आ गया। अब देखो, दिए गए वर्षों में से कुल कितने वर्ष का खर्च जो था इन वर्षों के औसत खर्च से अधिक रहा। तो यानी 291 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ हो। जब 291 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ हो तो देखो आप किस किस ऑप्शन में 291 करोड़ से ज़्यादा है। एक, ये 291 करोड़ से ज़्यादा है। 400 करोड़, ये भी 291 करोड़ से ज़्यादा है। फिर 400 करोड़, ये भी 291 करोड़ से ज़्यादा है। बाकी 250, 225, 175 ये 291 करोड़ से कम है। तो इसका मतलब 3 वर्षों में जो औसत खर्च रहा, 3 वर्षों में जो खर्च रहा वो औसत खर्च से जो था वो ज़्यादा रहा। तो इस प्रकार आपका 5वें का आंसर बनेगा बी। किस वर्ष में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिकतम रहा? किस वर्ष में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिकतम रहा? तो अगर आप ग्राफ देखें तो खर्च का प्रतिशत ज़्यादा रहा। तो आप देखें खर्च का प्रतिशत कब ज़्यादा रहा? यहाँ देखो खर्च घटा, यहाँ भी खर्च घटा, यहाँ खर्च बढ़ा, यहाँ खर्च बढ़ा, फिर खर्च घटा और फिर खर्च बढ़ा। यानी 2 वर्षों में खर्च बढ़ा है। कौन से? एक तो 1990 में खर्च बढ़ा है और एक 1992 में खर्च बढ़ा है। तो आप लोग यहाँ देख लें, ऑप्शन में आपके पास एक ही ऑप्शन आपके पास यहाँ है, कौन सा? 1990। तो खर्च कहाँ बढ़ा है? देखो 1990 में बढ़ा है और 1992 में बढ़ा है। तो पहले तो आपको आंकड़ा सोल्व करने की बजाय आप ऑप्शन देख लें। तो ऑप्शन देखें हम, तो यहाँ देखो 1990 में खर्च बढ़ा है और 1992 में भी खर्च बढ़ा है। बाकी सब में घटा है, यहाँ घटा है, यहाँ घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है। क्लियर? 300 था, 250 हो गया, घट गया, 225 हो गया, घट गया, 400 हो गया, बढ़ गया, फिर 175 घट गया, फिर 400 बढ़ गया। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आप देख रहे हैं 1992 और 1990 में ही खर्च बढ़ा है। तो खर्च
का प्रतिशत जहां अधिकतम रहा है वो 1990। क्लियर। आय की तुलना में जो खर्च का प्रतिशत ज़्यादा रहा है वो 1990 में रहा है। उसके बाद देखें वर्ष 1992 और 1991 की तुलना में आय में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 1992 में वर्ष 91 की तुलना में 1992 में, तो 1992 में जो आय थी, ग्राफ वापस देखें तो 1992 में जो आय है वो 475 करोड़ है, 475 करोड़। और 1991 में जो आय है वो है 375 करोड़, 375 करोड़। 350 और 400 के बीच में ये 375 करोड़। तो 1991 में तो है कितनी, 375 करोड़। 1992 में कितनी है, 475 करोड़। तो 1992 में कितनी बढ़ गई, 100 करोड़ बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 100 करोड़ बढ़ गई। 1991 से तुलना करके परसेंटेज निकालना है तो बढ़ी कितनी, 100 करोड़। परसेंटेज निकालना है 1991 की तुलना में, बटे 375 इंटू 100। अब काट लो तो ये कटेगा 25 से, 25 चौके 100, और 25 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 375 होता है। 25 को 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 375 आ जाएगा। अब ये बन गया 4 इंटू 100, 400 बटे 15, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 बचा 10, 15 छिक्का 90, यानी ऑलमोस्ट 26% आ गया, 26%। तो लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 35% नहीं, 40% नहीं, लगभग 25%, बिल्कुल सही, लगभग 25% की वृद्धि यहाँ हुई है। तो इस प्रकार 7वें क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा सी, लगभग 25%। उसके बाद चले हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें इस तरह का एक स्तंभ बार आपको दिया गया था। ये स्तंभ बार आपको दिया हुआ था सारा कि 1982-83 में 5,934 करोड़ है, 1983-84 में विदेशी मुद्रा का भंडारण 5,544 करोड़ है, 84-85 में 4,024 करोड़ है, 85-86 में 4,782 है, 86-87 में 5,972 है। अब इस तरह सारे आंकड़े जो है विदेशी मुद्रा भंडारण के आपको बताए हुए हैं। अब आपसे पूछा गया विदेशी मुद्रा के भंडारण में किस वर्ष में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ, किस वर्ष में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ। 85-86, पहला ऑप्शन 85-86 है। तो 85-86 में देखो कितना परिवर्तन हुआ, पहले कितनी थी 4,024, अब कितनी होगी 4,782। तो कितना परिवर्तन हुआ, अब कितनी है 4,782। पहले कितनी थी 4,024, तो बड़ी कितनी 4,782 माइनस 4,024 बटे 4,024 इंटू 100, परसेंटेज बन जाएगा पिछले साल की तुलना में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो लगभग आपके पास आ जाएगा 18.84%। तो ये बढ़ी है कितनी, पिछले साल की तुलना में 18.84%, 18.84%। अब दूसरा ऑप्शन देखो 86-87, तो 5,972 है, 86-87 में 5,972, पिछले साल कितनी थी 4,782, तो अब कितनी है 5,972, पिछले साल कितनी थी 4,782, तो बड़ी कितनी 5,972 माइनस 4,782, परसेंटेज निकाल लो, बटे 4,782 इंटू 100, यानी पिछले साल की तुलना में कितनी बड़ी। इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो ये लगभग 24.88, यानी ऑलमोस्ट 25% आ जाएगा। तो ये आ गया 24.88% यहाँ बढ़ी है। उसके बाद चलें 88-89 में, 88-89 में, तो 88-89 हो गया ये। पिछले साल कितनी थी, पिछले साल थी 4,243, 88-89 में कितनी होगी 7,280, तो कितनी बढ़ी 7,280 माइनस 7,243 बटे पिछले साल कितनी थी 7,243 इंटू 100, ये परसेंटेज बन जाएगा इसका। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट बन जाएगा 8%, 7.97%, 7.97%। उसके बाद लास्ट ऑप्शन था आपके पास 84-85, 84-85, तो 84-85 ये हो गया। अब कितना परिवर्तन हुआ देखो, पिछले साल कितनी थी 5,544, क्योंकि उसने बढ़ोतरी नहीं की, परिवर्तन कहा है, तो परिवर्तन तो ये भी हुआ है
चाहे कमी हुई है लेकिन परिवर्तन तो हुआ ही है। तो पिछले साल कितनी थी 5544, इस साल कितनी होगी 4024। तो पिछले साल थी कितनी 5544 और इस साल होगी कितनी 4024 बटे पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ 5544 इंटू 100। तो 8485 में अगर हम निकालें तो 5544 माइनस 4024 बटे 5544 इंटू 100। तो ये आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7.42%, 7.42%। तो जब आप देखेंगे तो किसमें ज़्यादा प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है 8586 में। कितना परिवर्तन था 8586 में 18.84, 18.84। 8687 में कितना परिवर्तन था 24.88। 8889 में कितना था 7.97 और 8485 में कितना है 27.42। तो सर्वाधिक परिवर्तन जो हुआ है वो 8485 में हुआ है। उसके बाद चले किस वर्ष के न्यूनतम विदेशी मुद्रा भंडारण में 8889 किसी वर्ष के न्यूनतम विदेशी मुद्रा भंडारण में। अब आप देखिए कोई भी वर्ष है न्यूनतम विदेशी मुद्रा भंडारण देख लें कौन सा है ये वाला 4024 वाला। तो न्यूनतम विदेशी मुद्रा भंडारण है 4024 वाला की तुलना में 1988-89 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 1988-89 में देख लें कितना भंडारण है 88-89 में 7820। 88-89 आप देखें तो 7820। तो 88-89 में कितना भंडारण है 7820। अब आप देख सकते हैं कि कितने परसेंट इसमें वृद्धि हो गई। तो 7 कैसे निकालेंगे 7820 माइनस 4024 बट्टे इसकी तुलना में निकालना है तो बट्टे में 4024 इंटू 100। तो इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 94%। इसको सोल्व करने के बाद 7820 माइनस 4024 बटे 4024 आप करेंगे तो 94% आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहता है यदि 88-89 में भंडारण में वृद्धि यानी 89-90 में यदि 89-90 में भंडारण में वृद्धि तो 89-90 में जो विदेशी मुद्रा का भंडारण होगा उसमें अगर वृद्धि 87-88 में हुई वृद्धि के अनुरूप हो 87-88 में हुई वृद्धि के अनुरूप हो। तो पहले तो आप 87-88 में वृद्धि निकालें कितनी वृद्धि हुई। तो 87-88 में आप देखें तो ये 87-88 है। 87-88 में कितनी वृद्धि हुई 86-87 में था 5972, 5972। 87-88 में हो गया 7243। तो कितनी वृद्धि हुई 7243 माइनस 5972। परसेंटेज निकालना तो बटे में 5972 इंटू 100, 5972 इंटू 100। तो इसको आप लोग जब सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21.28 यानी ऑलमोस्ट 21.3% वृद्धि होगी। 21.3% वृद्धि हुई भंडारण में। अब कहता है अगर 89-90 में भी भंडारण में 21.3 की वृद्धि हो जाए 89-90 में भी भंडारण में 21.3 की वृद्धि हो जाए इसके अनुरूप हो यानी जितनी वृद्धि 87-88 में हुई है उतनी वृद्धि 89-90 में हो जाए तो लगभग कितना होगा। तो अगर 89-90 में भंडारण 21.3% हो जाए तो पहले तो 89-90 में है कितना 7660 है। अब अगर ये वृद्धि जो है 21.3% हो जाए 21.3% तो 7660 इंटू 21.3 बटे 100, 7660 इंटू 21.3 बटे 100। तो 7660 इंटू 21.3 बटे 100 अगर मैं करूं तो ये लगभग वृद्धि आ जाएगी मेरे पास। ये पॉइंट लग गया यहाँ पॉइंट 100 से भाग देंगे तो 0.213 आ गया। तो 7660 को अगर मैं 0.2 से गुना कर लूँ मान लूँ 0.2 से ही 7660 को 0.2 से गुना कर लूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास ऑलमोस्ट 1500। वैसे तो 213 है पर मैं 0.2 से गुना कर लूँ मान लो तो 1532 बन जाएगा। अब मैं 7660 में अगर 1532 जोड़ूँ तो मेरे को अगली आय दिख जाएगी अगला भंडारण दिख जाएगा कितना 2, 9 और 11 और 8 और 1 9, 9192 लगभग 9200 आ गया। अगर ये मैं पूरा रखता 21.3 मैंने अभी रखा
ओनली 2, अगर 20 रखा 0.2 यानी 20 माना इसको, अगर 21.3 रखता तो 9200 से ज़्यादा आंकड़ा आता, यानी लगभग 9500 करोड़ के नियर अबाउट आंसर आता। और एग्जैक्ट करूं मैं तो 9300 कुछ करोड़ आएगा, 9390 के अराउंड आएगा, लगभग 9400 करोड़ आएगा। तो 9500 करोड़ आपका यहाँ आंसर बनेगा। 10वें में आपका ऑप्शन आएगा बी, 10th में बी। उसके बाद चलें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी द्वारा जो 5 विभिन्न विषयों में प्राप्तांक थे उनको दिखाया गया है। यहाँ कुल अधिकतम अंक 540 है, कुल अधिकतम अंक 540 है, पूरा 360 डिग्री है, पूरा 360 डिग्री। 360 डिग्री में से ये कितना है 90 डिग्री, तो 540 में से कितना होगा वो निकाल सकते हैं आप। 360 में से है 90, तो एक में से होगा 90/360, तो 540 में से होगा 90/360 इंटू 540, 0 से 0 कट गई, तो ये आ गया 9 चौके 36, 4 से काटेंगे तो 9 चौके 36, इसको अगर 4 से काटूँ तो कटता नहीं, 2 से काटूँ अगर मैं इसको तो 2, ये आ गया 27 दूना 54 यानी 270 बन गया। 270/2, 270/2 करूँ तो 135, तो यानी गणित में आए नंबर कितने 135 नंबर आ गए गणित में। 540 में से 135 नंबर उसने गणित में लिए। अंग्रेजी में कितने हैं 66 डिग्री, अंग्रेजी में कितने हैं 66 डिग्री। 360 में से 66 डिग्री है, 360 में से कितना 66 डिग्री। तो जब 360 में से 66 डिग्री है तो 540 में से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 66/360 इंटू 540, 66/360 इंटू 540, तो 66/360 इंटू 540, 0 से 0 कट गई, 18 दूना 36, 18 तिये 54, 18 दूना 36, 18 तिये 54, ये 2 से काटूँ तो 33, 33 तिये 99, यानी अंग्रेजी में उसने नंबर लिए 99। हिंदी में देखो 360 में से 80 डिग्री है, 360 में से 80 डिग्री है, 360 में से 80 डिग्री है, तो 540 में से कितने होंगे वो हिसाब लगा लो। तो 360 में से 80, तो एक में से होगा 80/360, तो 540 में से होगा 80/360 इंटू 540, 0 से 0 कट गई, 18 दूना 36, 18 तिये 54, 40 दूना 80, 40 तिया 120, यानी हिंदी में उसके नंबर आ गए कितने 120, हिंदी में नंबर आ गए 120। विज्ञान में 70 डिग्री है, 360 में 70 डिग्री है, तो 540 में से निकाल सकते हो। तो 360 में से 70 डिग्री, एक में से होगा 70/360 और 540 में से होगा 70/360 इंटू 540, 0 से 0 कट गई, 18 दूना 36, 18 तिये 54, 35 दूना 70 और 35 तिये 105। तो इस प्रकार विज्ञान में उसने नंबर लिए कितने 105। अब आ गया सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान में 54 डिग्री है, 360 में से 54 डिग्री है, तो 540 में से निकाल सकते हो। 360 में से कितना है 54, तो 360 में से है 54, तो एक में से होगा 54/360, तो 540 में से होगा 54/360 इंटू 540, 0 0 कट गई, 18 दूना 36, 18 तिये 54, 27 दूना 54 और 27 तिये 81। इसका मतलब यहाँ उसके नंबर आए सामाजिक ज्ञान में कितने 81। अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या थे इसके। अब मार्किंग आपके सामने है, उसके कितने कितने नंबर आए वो आपके सामने है। तो गणित में उसने नंबर लिए 135, अंग्रेजी में उसने नंबर लिए कितने 99, हिंदी में नंबर लिए कितने 120, विज्ञान में लिए 105 और सामाजिक में लिए 81। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या था। किस विषय में उसने 99 अंक प्राप्त किए, तो 99 अंक उसने अंग्रेजी में प्राप्त किए हैं, अंग्रेजी में 99 अंक प्राप्त किए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपको कौन सा सी, 99 अंक किस में प्राप्त किए अंग्रेजी ने। किस विषय में विद्यार्थी ने कुल अंकों के 18.33% प्राप्त किए, 18.33% प्राप्त किए। किस विषय में उसने 18.33% प्राप्त किए, तो 540 का 18.33 निकाल लो, 540 इंटू 18.33/100 कट गया। 540 का 18.33% निकाल लो, तो 540 इंटू 18.33/100, तो 5 0 से 0 कैंसिल होगी। और 54 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं
18.33 से 20 से ही करता, मान लो मैं 54 को 20 से मल्टीप्लाई करता तो 0 0 कट जाती, 54 दूना लगभग 108 आता। तो 108 के नियर अबाउट जहाँ नंबर हैं वो 18.33% हैं, 108 के नियर अबाउट। वापस देख लें एक बार, 18.33 है या 18 ही मान लें इसको एग्जैक्ट। 54 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर 54 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँ तो 18 चौके 72, 7 18 5 90, 90 और 7 97, तो 97 98 के लगभग आपका आंसर आएगा। तो यहाँ तो 18.33% उसने अंग्रेजी में ही प्राप्त किए हैं। वापिस आपके पास आंसर आएगा कि क्या 12वें में आपका आंसर बनेगा अंग्रेजी। तो अंग्रेजी इसमें ऑप्शन में ही नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं, डी आ जाएगा आपके पास। गणित में कुल कितने प्रतिशत उसने प्राप्त किया, तो गणित में उसके नंबर कितने हैं, 135, या सीधा सोच लें 360 में से 90 डिग्री है, 360 में से 90 डिग्री है, 360 में से 90 डिग्री यानी चौथा हिस्सा है उसका, चौथा हिस्सा होगा 360 में से 90 डिग्री, चौथा हिस्सा यानी 25% हो गया। तो इस प्रकार 13वें में आपका आंसर आ जाएगा बी, 13वें में आपका आंसर आ जाएगा बी, 25%। 90 डिग्री से सोच सकते हैं सीधा कि गणित के जो अंक होंगे वो 25% होंगे। गणित अंग्रेजी तथा हिंदी में प्राप्त कुल अंक, तो गणित अंग्रेजी और हिंदी में जोड़ें। पहले तो गणित में कितने हैं 135, अंग्रेजी में कितने हैं 99 और हिंदी में कितने हैं 120। तो 135, 99 और 120 अगर मैं जोड़ूं तो इन तीनों का टोटल बन जाएगा 354, 354 बन गया इनका टोटल 354। तो इन तीनों का टोटल बन गया 354। और शेष दोनों विषयों का टोटल, तो शेष दोनों विषय जो थे 105 और 81, 105 और 81 यानी 186, इनका टोटल बन गया कितना 186। शेष दोनों विषयों का टोटल बन गया 186। तो कितने प्रतिशत अंक इन्होंने ज़्यादा लिए इसकी तुलना में, तो 354 माइनस 186 बराबर ये आ जाएगा 168 अंक उन्होंने ज़्यादा लिए, 168 अंक, 168 अंक ज़्यादा लिए। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 168/186 इंटू 100, तो शेष दोनों विषयों में प्राप्त अंकों से कितने परसेंट ज़्यादा हैं। तो माना दोनों विषयों में प्राप्त अंक जो हैं वो 186 हैं टोटल, से x% ज़्यादा हैं, से x% ज़्यादा हैं। तो 186 से x% निकालेंगे, 186 का x% निकालेंगे तो 186 इंटू x/100, 186 इंटू x/100 बराबर 168। 186 का x% जो है वो 168 है, जो नंबर ज़्यादा है। मान लो 186 से x% ज़्यादा है तो 186 का x% जो है वो 168 है। तो 186 इंटू x/100 बराबर 168। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये मल्टी x बराबर आप सोल्व करेंगे तो 168 इंटू 100/186, 168 इंटू 100/186, इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 90% के नियर अबाउट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका 14 का आंसर बनेगा ए। 15वां क्वेश्चन आपके पास था कि दिया गया आरेख कौन सा है। तो आपको मैंने बताया था कि सरल दंड आरेख क्या होगा, जिसमें बिल्कुल एक ही दंड इस तरह से होगा, ये सरल दंड आरेख है, ये सरल दंड आरेख है। बहुदंड आरेख क्या होगा, जिसमें 2 दंड या 3 दंड जोड़ दिए जाएं, जैसे ये बहुदंड बन गया। अब ऐसे 2 दंड या 3 दंड जोड़ दिए जाएं तो ये बहुदंड बन जाता है, ये बहुदंड हो गए। उपविभाजित दंड क्या है, अगर एक दंड के आगे कई टुकड़े कर दिए जाएं, जैसे यहाँ किए हुए हैं, एक टुकड़ा ये दिखाया है, 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 तो ये उपविभाजित है। द्विदिशीय क्या होगा, अगर एक दंड इस दिशा में हो, मान लो ऐसे दंड चल रहे हैं और बीच में कोई दंड इस दिशा में भी आ जाए तो वो द्विदिशीय दंड आरेख होता है। दो विलोम, जब दो अपोजिट आंकड़े जब आते हैं, जैसे मान लो ये इधर आय दिखा रहे हैं तो इधर व्यय दिखा दिया, इधर लाभ दिखा रहे हैं इधर हानि दिखा दी, तो वो द्विदिशीय दंड आरेख होते हैं। तो इस प्रकार ये जो आपको दिया गया उपविभाजित दंड आरेख दिया गया है। तो 15 क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा सी। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके छठे टेस्ट, मैथ का जो छठा टेस्ट आपका लिया गया था उसके 15 के 15 क्वेश्चन। तो साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।